नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आज आपको कमोडिटी मार्केट में पूरे हफ्ते क्या हुआ वो तो बताएंगे ही, साथ ही अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट कैसा रहने वाला है, सोना चांदी क्रूड मेटल्स के अलावा एग्री मार्केट में अगले हफ्ते कहां पर एक्शन दिखने वाला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको अगले हफ्ते की तैयारी करवाएंगे। हमारे साथ नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं AIJGF के, सुगंधा सचदेव हैं, फाउंडर हैं SS वेल्थ स्ट्रीट की, और अमित खरे हैं GCL से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए सबसे पहले शुरुआत गोल्ड से करते हैं। सुगंधा जी, कैसा लग रहा है अगले हफ्ते के हिसाब से गोल्ड का मार्केट? ये हफ्ता तो काफी दायरे में दिखा, घरेलू बाजार में 71,000 से 72,000 का दायरा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जरूर नए रिकॉर्ड बनते दिखे, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में उस तरह की तेजी नहीं दिखी। हालांकि फ्राइडे में थोड़ी रिकवरी जरूर दिख रही थी, लेकिन अगला हफ्ता कैसा हो सकता है ये बताइए गोल्ड के लिहाज से। मोहन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। गोल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसी हफ्ते प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है, जहां दिसंबर फ्यूचर्स ने 2560 पर आउंस लेवल्स को टेस्ट किया, वहीं स्पॉट गोल्ड ने 2530 पर आउंस लेवल्स को टेस्ट किया है। और इंटरनेशनल मार्केट में मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड है। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइसेस थोड़ा सा सबड्यूड नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइसेस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ही बने हुए हैं। इसके 3 मेन कारण है। जो अभी फेड की रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है वो काफी ज्यादा कंफर्म हो गई है, बिकॉज जो फेड के रीसेंट मिनट्स निकल के आए हैं ऑफ द लास्ट मीटिंग, वहां काफी सारे फेड ऑफिशियल्स ने अपनी इंक्लिनेशन शो की है कि सितंबर में फर्स्ट रेट कट आ सकता है, जहां इंटरेस्ट रेट 23 ईयर हाइस पर मेंटेन है यूएस में। अब मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल जो साल की स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में, वो स्टार्ट हो सकता है। और हमारा ऐसा मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। सो ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर है गोल्ड के प्राइसेस के लिए, बिकॉज गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है और होल्डिंग गोल्ड कम हो जाती है, और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहता है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ हमारा ऐसा भी मानना है कि अगली 3 मीटिंग्स जो इस साल के एंड तक होने वाली है यूएस फेड की, उन तीनों में एक रेट कट आ सकता है। सो ओवरऑल 75 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आ सकता है। ये काफी पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में कॉन्टिन्यूड स्लाइड देखने को मिल रहा है, जहां डॉलर इंडेक्स 7 मंथ लोज को टेस्ट किया है रिसेंटली। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और वहीं अगर हम देखें तो ETF में भी दोबारा से रुझान देखने को मिला। साल की स्टार्टिंग में हमने काफी आउटफ्लोज आते हुए देखे, लास्ट ईयर भी ग्लोबल ETF से हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, बट अब रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है। और SPDR जो सबसे बड़ा गोल्ड ETF फंड है ग्लोबली, वहां पर हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की साइड से गोल्ड ETF में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। इवन तो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी निकल के आ रहे हैं, बिकॉज मिडल ईस्ट में जो टेंशंस हैं वो काफी हद तक कम हो रही है। सो ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम गोल्ड में बना हुआ था वो कुछ हद तक कम हो रहा है, बट मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कुछ कंसोलिडेशन नियर टर्म में जरूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज 2520 पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। और वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 72,300 पे प्राइसेस में एक हर्डल जरूर देखने को मिल रहा है। सो स्लाइट अगर हम देखें तो सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। और इसके साथ साथ मैं ये फैक्टर भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि यूएस में काफी ज्यादा ग्रोथ को लेके कंसर्न्स बन रहे थे, और अभी अगर हम लेबर मार्केट का जो डेटा देखते हैं वहां यूएस का रिवाइज हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024, 820K तक की यूएस पेरोल्स में रिवीजन हुई है, जिससे काफी ज्यादा इंडिकेशन निकल के आ रहे हैं कि यूएस की लेबर मार्केट काफी ज्यादा स्लो डाउन हो रही है। बट वहीं अगर हम देखें तो हाउसिंग सेल्स और सर्विस सेक्टर का जो डेटा है वो काफी पॉजिटिव है, और बिजनेस सर्वेस भी काफी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। सो मिक्स्ड क्यूज निकल के आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी की साइड से, और इसी वजह से फेड ऑफिशियल्स दे आर नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट, जो पहले कुछ हद तक एक्सपेक्टेशंस बन गई थी। 25 बेसिस पॉइंट तक का ही रेट कट होगा। सो ये स्लाइड मिक्स्ड क्यूज है गोल्ड के लिए। इसी वजह से मुझे लगता है प्राइसेस 70,500 से 72,300 की रेंज में नियर टर्म में ट्रेड करेंगे। ओवरऑल अगर 72,300 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में ब्रेक होता है तो 72,800, 73,500 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू आपका गोल्ड को लेकर है, लेकिन चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। मनोज गुप्ता हैं, सोना खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए उनको? आप जवाब दे अमित जी। अमित जी, आपको क्या लग रहा है, मनोज जी को क्या सलाह देंगे? खरीदना चाहिए उनको इन लेवल्स पे या बेचना चाहिए? नमस्कार मोहन जी, देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है।
इंटरनेशनल मार्केट में भी $2470 तो काफी अच्छे समय से ये होल्ड कर रहा है। कल भी लगभग 2472 के आसपास का लो बना था। अभी $2500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो खरीदारी की सलाह है। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इनको 71,000 के आसपास वेट करना चाहिए। कल भी जैसे 70,900 के आसपास मार्केट आया था इवनिंग सेशन में, तो 71,000 के आसपास जैसे ही सोना अगर दिखाई देता है तो खरीदारी करें। ऊपर में पहला लेवल ही 72,000 का है। उसके ऊपर प्राइसेस अगर थोड़ा सस्टेनेबल है, मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम हाई था 74,500 का, वो सोना रिटेस्ट करेगा। नीचे में 70,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल देखा जाए तो 70,500 से लेकर ऊपर में 72,000 और 74,000 की रेंज मेरे को लगती है अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल की बात करूँ तो $2450 नीचे में और ऊपर में $2650 ऊपर का रेंज मेरे को दिखाई देता है। तो ये $200 की रेंज में फॉरेक्स में गोल्ड मूव करेगा और नीचे में 70,500 से लेकर 72,000 ये रेंज अपनी शॉर्ट टर्म में दिखाई देती है। 72,000 के ऊपर प्राइस निकलते हैं तो सोना लाइफ टाइम हाई तक पहुंच जाएगा। जी, तो चलिए आपका ये व्यू है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ शुभम है इंदौर से। दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा? नितिन जी, क्या हो लग रहा है आपको दिवाली तक सोने का भाव? शुभम के लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सर दिवाली तक तो हमें लगता है कि सोना वापस 72,500 या 72,600 तक पहुंच जाएगा, लेकिन खरीदारी के लिए उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नियर टर्म में हमको 70,400 या 70,500 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहां पे हमें बाय करना चाहिए। ये व्यू है आपका है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं पंकज कुमार। पंकज कुमार का सवाल है कि क्या गोल्ड ईटीएफ में फिलहाल निवेश करना चाहिए? हालांकि ये प्रोडक्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए कर सकते हैं। तो नितिन जी क्या सलाह देंगे इनको? गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए इनको अभी? देखिए, अगर लॉन्गर टर्म का व्यू है 7 से 8 साल का, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बना के रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी अगर आप लॉन्गर टर्म लेके चल रहे हो तो गोल्ड ईटीएफ इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। नितिन जी अब एक खबर का रुख करते हैं। खबर ये है कि ड्यूटी जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट होते होंगे, उस पर जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है उसका फ़ायदा अभी भी मिल रहा है। आमतौर पे जब इंपोर्ट पे ड्यूटी एडजस्टमेंट होता है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कटौती होती है तो ड्यूटी ड्रॉबैक का एडजस्टमेंट भी हो जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने, हो सकता है कि क्योंकि महंगे इंपोर्ट भी किए होंगे, कई सारे ज्वेलर्स ऐसे होंगे जिनके पास महंगा इंपोर्टेड माल पड़ा होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो सकता है सरकार ने उस तरह का फैसला ना लिया हो, इसलिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी के तर्ज पर ड्यूटी ड्रॉबैक को भी कर देना चाहिए? आपकी राय इस पर क्या बन रही है सर? विश्वमोहन जी देखिए, अगर आपको याद हो तो जिस हफ्ते बजट आया था उस हफ्ते हमने फर्स्ट सैटरडे को ये इशू उठाया था कि कस्टम्स जो है वो ये कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आए और इंपोर्ट रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस की वजह से उन्होंने इंपोर्ट भी रोक दिया था, जिसके बाद जो है हमने मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया था और वो कोऑर्डिनेट करने के बाद वो नेसेसरी नोटिफिकेशंस हमने मंगवा के कस्टम्स को दिए थे। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि शायद हमसे भी कहीं ये गलती हुई कि हमसे भी ये एक्सपोर्ट वाला जो कॉर्नर था वो हमसे छूट गया। जहां तक सरकार की बात है कि सरकार वो इसलिए कर रही है ताकि लोगों को जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए, तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो मुद्दा है या ड्यूटी ड्रॉबैक का जो ओरिजिनल करने का कारण है वो ये नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि जो इम्पोर्टर्स जो है वो महंगी ड्यूटी पे माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको वो रिलैक्सेशन मिल सके, क्योंकि किसी भी आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस में 15% का मार्जिन नहीं होता है। तो दैट वाज द रीजन कि ड्यूटी ड्रॉबैक को लाया गया था। पर हाँ, मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से आप लोग इस चीज को, इशू को उठा रहे हो और हम लोग भी इसको कल इसके लिए लेटर जो है वो सरकार को लिखने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे तक इसका नोटिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तक जो लोग जिनके पास महंगा जो 15% पर जो इन्होंने इंपोर्ट कर रखा होगा वो माल वापस से एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या तब तक वो उनको फायदा मिल जाएगा या अभी भी उनको थोड़ा और वक्त देना चाहिए आपको? आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स होंगे जिनके पास महंगे ड्यूटी वाले भी सोना पड़ा होगा और उस वजह से उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कस्टम ड्यूटी का जो रिस्क होता है व्हेन यू ट्रेड इन गोल्ड, या आप जब गोल्ड बिजनेस में होते हो तो आपको पता होता है कि ये कस्टम ड्यूटी का जो रिस्क है वो ऑलरेडी बना हुआ है। पर चूंकि हमारे भाई बंधु हैं और उनका जो है काफी नुकसान हुआ है इस चीज में, तो हम तो चाहेंगे कि अगर उनको सरकार की तरफ से ये रिलैक्सेशन कुछ दिन के लिए मिल जाता है, 7 दिन 10 दिन के लिए, तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा होगा। सर ये जब से ड्यूटी ड्रॉबैक से कितना नुकसान एक्सचेकर्स को हुआ होगा? क्योंकि करीब करीब हम लोग 160 लाख टन के आसपास ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते होंगे, क्या अनुमान है आपका सर इस पर?
सर अप्रोक्सीमेटली पर टन के ऊपर जो है आप ये मान के चलिए 30 करोड़ के आसपास का लॉस होता है। तो जैसा कि आपने बताया 160 टन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो एवरेज लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है सरकार को 300 से 350 करोड़ का लॉस जो है वो अभी तक हो चुका है इस चीज़ पे। 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, तो इस वजह से ज़रूरी है, हालांकि तब तक एक उन लोगों को जिन्होंने महंगा इंपोर्ट किया है उनके लिए थोड़ी राहत है जो वापस से एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों का सवाल लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक हैं, क्रिश हैं, रेगुलर कॉलर हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। कॉपर में क्या करना चाहिए अमित जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ से? अगले हफ्ते के हिसाब से बताइएगा। बिल्कुल कॉपर देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश है, चार्ट पैटर्न काफी अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट कमेंट कॉपर की हम बात कर लेते हैं क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी है। 705 के आसपास अगर प्राइस होगी, 705 के आसपास ये खरीदारी कर सकते हैं। 795 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में मेरे को लगता है 815 से लेकर 820 तक के टारगेट जो है इनके देखने को मिल सकता है। दर्शक है हमारे साथ योगेश जैन है कोटा से। कच्चा तेल यहां से नीचे या ऊपर की तरफ अब जाएगा। सुगंधा जी, ये हफ्ता तो काफी कमजोर रहा कच्चे तेल के लिए, हालांकि आखिरी 2 दिनों में थोड़ी रिकवरी की कोशिश हुई कच्चे तेल में। अगला हफ्ता कैसा रह सकता है कच्चे तेल के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है प्राइसेस में हमने जो इस पिछले हफ्ते स्लम्प आते हुए देखा, दैट वाज मेजरली बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में टेंशंस हैं वो काफी हद तक कम हो रही हैं, सीज फायर की टॉक्स चल रही है और इसी वजह से जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था क्रूड ऑयल में काफी हद तक कम हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने भी क्रूड ऑयल डिमांड ग्रोथ के आउटलुक को काफी हद तक लोअर साइड पे रिवाइज किया है बिकॉज चाइना की साइड से डिमांड जो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कुछ हद तक कम हो रही है, बट वही यूएस की साइड से डिमांड अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और पिछले 2 महीने से देखें तो इन्वेंट्रीज काफी हद तक कम हो रही हैं। सो मिक्स क्यूज निकल के आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो प्राइसेस ने ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर फेस किया है। अब डाउन साइड में देखें तो $72 अ बैरल फॉर WTI क्रूड एक अच्छा फ्लोर एरिया है प्राइसेस के लिए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 6000 के लेवल पर प्राइसेस को कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है। वी आर नॉट बुलिश ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट मुझे लगता है एक रीबाउंड जरूर देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। सो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6130 टू 6135। स्टॉप लॉस रहेंगे 6000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और हायर साइड में 6280 6350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट वही मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, जब तक प्राइसेस 6450 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं, ट्रेंड दोबारा से पॉजिटिव अभी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ रिकवरी की एक रैली देखने को मिल सकती है। सो उस रिकवरी के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक भी कच्चे तेल पर ही है, विनय कुमार मिश्रा हैं लखनऊ से। नितिन केडिया जी, आप बताइए इनको कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं विनय जी। देखिए क्रूड ऑयल के लिए इस समय जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि 7200 का जो कॉल ऑप्शन है एमसीएक्स के ऊपर उसको आप बाय करके चलिए। और ओवर द टर्म जो है, अगर ट्रम्प चुनाव जीत जाते हैं वहां पे यूएस में, तो दिसंबर तक हम इसमें क्रूड के अंदर एक बड़ी तेजी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर वो इलेक्शन जीतते तो ईरान का 5 लाख बैरल पर डे से जो है वो सप्लाई कम करा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप एमसीएक्स में 7200 या 7300 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे तो उसमें आपको 200 या 300 रुपीज तक का जो है प्रीमियम ऊपर में देखने को मिल जाएगा। अब बात फिर से सोने चांदी पर काफी सवाल आ रहा है, रिपीटेटिव सवाल भी है। अनुज गुप्ता हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें आगे। नितिन जी बताइए इनको, गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्या करना चाहिए अनुज गुप्ता जी को? देखिए मीडियम टर्म आउटलुक जो है हमारा, मतलब अगर मैं 2 से ढाई हफ्ते की बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो उनको वेट करना चाहिए। अगर वो सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो आई थिंक 70,600 या 70,700 के लेवल पे वो बाय कर सकते हैं। और एल्स अगर वो ट्रेडर हैं या फ्यूचर्स में वो ट्रेड करते हैं तो अभी वो एमसीएक्स में सोने को सेल करके चल सकते हैं। 72,400 का स्टॉप लॉस है और नीचे में टारगेट 70,680 तक के। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है, प्रमोद हैं पुणे से। 15,400 रुपए में हल्दी लॉन्ग कर रखा है, गिरावट काफी हुई हफ्ते के आखिरी में, आते आते और ज्यादा टूट गया हल्दी का वायदा। प्रमोद जी को आप क्या सलाह देंगे? अमित खरे जी, क्या लग रहा है आपको, हल्दी की चाल अगले हफ्ते किस तरह की रह सकती है? और गिरावट बची है या अब गिरावट पूरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट आ चुकी है हल्दी में?
बिल्कुल चार्ट के हिसाब से देखा जाए वो काफी प्रेशर है। कल भी इसने डाउन साइड का मूवमेंट किया था और आज भी डाउन साइड का मूवमेंट किया है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 के आसपास अगर प्राइस इनको मिल जाते हैं मंडे या ट्यूजडे तो एक बार पेशेंस से निकल चलिए 15,600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। 13,800 रुपए का लेवल इनिशियल में अभी दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी टेस्ट करेगी तो 13,800 रुपए के टारगेट के लिए 15,000 के आसपास बिकवाली करें, 15,600 की स्टॉप लॉस। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ ये सुगंधा जी आपके फॉलोअर हैं। कॉपर और सिल्वर पुराना है, होल्ड कर रखा है, लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? कॉपर और सिल्वर में राय दे दीजिए सुगंधा जी। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है ओवरऑल कॉपर में हम बॉटम ऑलरेडी पोस्ट होता हुआ देख चुके हैं। मेटल्स में हमने काफी स्लम्प आते हुए देखा आफ्टर दे पोस्टेड देयर हाइज इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज चाइना की साइड से जो वीकनेस थी वो रिफ्लेक्ट करी कॉपर के प्राइसेस में, जिंक के प्राइसेस में। बट अभी अगर हम देखें तो कॉपर का एक्सपोर्ट चाइना ने काफी ज्यादा किया टुवर्ड्स यूएस, बिकॉज यूएस में काफी ज्यादा प्रीमियम्स थे एज कम्पेयर टू एलएमई। बट अभी चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं कॉपर के वो कुछ हद तक कम हो रहे हैं और इससे इंडिकेशन निकल के आ रही है जो बॉटम है कॉपर में वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। सो मुझे लगता है कुछ भी डिप्स मिलते हैं कॉपर में अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। सो मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जाने की सलाह दूंगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कुछ डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 795 टू 792 बाइंग करके चल सकते हैं। 785 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में 815 से 825 तक की रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सो कॉपर इज ऑल सेट फॉर अ रीबाउंड इन कमिंग डेज, बट कुछ टिप्स की और वेट करें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ ये डिप्स मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की भी बात करें तो मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 85,500 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं फर्दर रैली देखने को नहीं मिलेगी। मैंने लास्ट शो में भी मेंटेन किया था कि प्राइसेस 78,000 के आसपास एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी आते हुए देखी है। बट अब ये रैली कुछ हद तक सॉफन हो सकती है, कुछ कूल ऑफ देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा बट स्लाइट डिप देखने को मिलेगा सिल्वर के प्राइसेस में। 82,000 के आसपास अगर सिल्वर के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। 80,200 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। हाई साइड में 85,500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 87,500। these levels are for September contract। और वहीं अगर हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 88,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बाइंग की अभी सलाह नहीं रहेगी, कुछ कूल ऑफ की ही वेट करें। टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 85,000 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 83,200 और हाई साइड में 88,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एल्युमिनियम पर क्या राय है सुगंधा जी? एल्युमिनियम पर भी एक दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम पर भी बता दीजिए राय। मुझे लगता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी अगर कुछ कूल ऑफ देखने को मिलता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 220 बाइंग करके चल सकते हैं। 20 मिनट्स में मेरा एक पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है बिकॉज हमने काफी ज्यादा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ से रिकवरी की रैली काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं बिकॉज डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है और चाइना की इकोनॉमी भी कुछ हद तक रिकवरी के साइंस शो कर रही है। सो बेस मेटल्स की रिन्यूड डिमांड निकल के आ सकती है और इसी वजह से एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। 220 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है इन द सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। 217 का स्टॉप लॉस रखें। 228 235 तक के लेवल्स लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पोजिशनल कॉल है। 235 तक के टारगेट भी एल्युमिनियम में दिख सकते हैं। अगले दर्शक नवनीत है राजगढ़ से, कॉपर और एल्युमिनियम में जाना चाह रहे थे राय। नितिन जी आप बताइए नवनीत जी को, कॉपर और एल्युमिनियम पर आपकी राय क्या है? कॉपर बता देता हूँ क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो अभी हम लोग उतना ट्रैक नहीं करते हैं। देखिए कॉपर की अगर हम बात करें तो 790 या 792 के आसपास जो है वो इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 785 का स्टॉप लॉस ले ले। ऊपर में हमको 809 और 810 के लेवल्स जो है वो 15 से 20 दिन में देखने को मिल जाएंगे। कॉल है 809 810 के टारगेट के लिए कॉपर यहाँ पर पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं। ये राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। आप एल्युमिनियम पर आपकी राय क्या है अमित खरे? अभी देखिए सितंबर वायदा 230 के आसपास चल रहा है और करंट वायदा लगभग 126-27 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे सितंबर वायदा 230 के आसपास के बाहर है। इसका जो खरीदारी का भाव है 226 के आसपास है। 226 के आसपास का प्राइसेस मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तो ट्रेडर्स को खरीदारी करना चाहिए। 245 रुपए तक के पोजिशनल इसके टारगेट रहेंगे। नीचे में 222 रुपए की एंट्री नेक्स्ट लॉस है। ओवरऑल बाय इंडेक्स की स्ट्रेटजी है। अगले दर्शक है हमारे साथ राजेश गुप्ता हैं। उनका सवाल है कि अगले साल यानी 2025 में बेटे की शादी है, सोना खरीदना है, कब खरीदना चाहिए? नितिन जी आप ये जवाब दीजिए।
आप ज्वेलर से काफी कनेक्ट भी रहते हैं, इनको क्या सलाह देंगे, कब खरीदना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि 70,000 जैसा मैंने अभी रिपोर्ट किया था 70,600 70,700 के आसपास गोल्ड आता है। तो वो चूंकि डिजाइन जो है वो अगले साल शादी है तो वो चेंज होती रहती है। तो आई थिंक शादी के लिए उनको जितना गोल्ड लेना है उसका वो गोल्ड ईटीएफ लेके रख सकते हैं 70,600 के आसपास। और जिस समय बेटे की शादी हो उस समय उसको सेल आउट करके मार्केट से वो इसकी ज्वेलरी बनवा के ले सकते हैं। यह रणनीति है कि बेहतर होगा कि आप गोल्ड ईटीएफ में लगा के रखें, उस समय बेच दे रियल टाइम पर और फिर उस भाव के हिसाब से फिर खरीद ले ज्वेलरी। हेजिंग भी एक तरह से हो विश्वनाथ जी जाए। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि वो कोई फॉलोअर थे वो सुगंधा जी को फॉलो करते हैं। तो मैं आपके चैनल पे बता दूं लास्ट 15 साल से मैं भी सुगंधा जी को जो है फॉलो कर रहा हूँ। वी यूज्ड टू बी कलीग इन 2009। बहुत अच्छी बात है कि आप भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी इनको फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। और दर्शक लगातार पूछ भी रहे थे, 2 दर्शक थे जो सुगंधा जी से ही पूछना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शक के सवाल ले लेते। देवा, इन्होंने पूरा नाम नहीं भेजा है और ना ही अपने शहर का नाम भेजे। आप कोई भी सवाल भेजे तो अपना पूरा नाम और अपने शहर का नाम भी भेजे तो आसान रहेगा हमें आपको बताने में कि कहाँ से आपने सवाल भेजा है। देवा सिर्फ इन्होंने भेजा है। और जीरे में क्या करें, जीरे का भाव आगे कैसा रहेगा? अमित जी, आप जीरे को ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है जीरे की चाल किस तरह की रहेगी? ये जो थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश जीरे में हो रही थी, ये टिकाऊ है या जीरा अभी कुछ समय तक दायरे में ही रहेगा? क्योंकि आज ये ऊंझा के कारोबारियों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि डिमांड उस तरह की है नहीं, एक्सपोर्ट डिमांड भी सुस्ती है, चाइना से कुछ डिमांड निकलने की आगे संभावना है। आपको क्या लग रहा है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी जीरे का भाव यहाँ से किस तरह का हो सकता है? ओवरऑल देखा जाए कि चार्ट काफी नेगेटिव है। लास्ट ईयर हम लोग देखा तो 60% तक के भाव ऊपर में बने थे। अभी लगभग 25,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं प्राइस। देखा जाए तो चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से 23,300 का भाव इसका पेंडिंग है। अभी बिकवाली की रणनीति ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। 25,500-700 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 26,500 रुपए के स्टॉक के साथ बिकवाली का ट्रेड लेके चले। नीचे में 23,300 इसका टारगेट रहेगा। फसल काफी अच्छी थी और मौसम ने भी काफी अच्छा साथ दिया है। अभी भी बारिश जो है अच्छी हो रही है, तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम होगी जीरे की वो भी काफी अच्छी होगी। तो प्राइस जो है नेगेटिव है, चार्ट नेगेटिव है, आउटलुक भी नेगेटिव है, तो बिकवाली का ही ट्रेड है। तो आपने हल्दी पे भी बता दिया, जीरे पे भी बता दिया, तो धनिया पे भी बता दीजिए, धनिया की चाल कैसे रहेगी? काफी लंबे समय से नरमी दिख रही है यहाँ पर, अब तो भाव भी काफी कम हो गया है, क्या अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है लोगों को? बिल्कुल अभी वेट करना चाहिए कि इस पूरे एग्री कम्युनिटी में देखा जाए कि सेलिंग प्रेशर आ रही है। सिर्फ एक कुकुड़ को छोड़ के लिक्विडिटी अभी इन दोनों स्टॉक में, बाकी सभी आइटम जो है डाउन साइड में चल रहे हैं। धनिया ने अभी रिसेंट में 8300 के आसपास का एक हाई बनाया था, वहां से मॉडेस्ट ऑफ फॉल देखने को मिला है। 6770 अभी करेंट वाला धनिया का प्राइस है। मेरे को लगता है कि अगर ट्रेडर्स खरीदना चाह रहे हैं तो उनको 6500 से लेकर 6300 की रेंज का वेट करना चाहिए। जो भी एक्यूमुलेशन या फिजिकल में कारोबार करते हैं उनको 6500 और 6300 की रेंज में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। वहां से प्राइसिंग करेंगे तो एक बार 7100-7200 के आसपास आएंगे। फिर फर्दर अगर 7200 के ऊपर प्राइसिंग आगे का जो है दिन शेयर करेंगे। अभी ओवरऑल 6500 से 6300 का वेट करना चाहिए। वहां पर प्राइस काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। डिमांड जो है उसी से ट्रेडर वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आएगी, 6300 से 6500 तक का लेवल भी दिख सकता है, ऐसा अमित जी को लगता है? और अगर इस तरह के भाव रहेंगे तो हमें तो ये भी लग रहा है कि जब रबी सीजन की शुरुआत होगी, सोइंग सीजन की शुरुआत होगी धनिया की, तो किसान की तरफ से बुआई भी कम होगी। पिछले साल भी हमने देखा था सोइंग कम हुआ था, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक का दबाव यहाँ पर बन रहा है, जो हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन के हिसाब से अच्छी कमोडिटी साबित हो फंडामेंटली। चलिए ग्वार सीड और ग्वारगम, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ग्वार सीड देखिए 5200 के नीचे आ चुका है, ग्वारगम 10,000 के आसपास आ चुका है, लंबे समय से सीमित दायरे में है। 500 के दायरे में ग्वार सीड है, 5100 से 5600 के दायरे में, और ग्वारगम 10,000 से 11,000 के आसपास का दायरा कई महीने से दिख रहा है। अमित जी, कब दायरे से निकलेगा? टस से मस नहीं हो रहा है ये कमोडिटी, आगे कुछ यहाँ पर एक्शन दिखने की संभावना है क्या ग्वार में? नेगेटिविटी ही बनी हुई है। चार्ट पैटर्न काफी खराब है। मौसम ने भी काफी अच्छा साथ इस बार राजस्थान में दिया है और बहुत अच्छी बारिश इस बार हुई है। लगभग 150% के आसपास जो है बारिश हो गई है और देखा जाए तो राजस्थान में। तो एज पर फंडामेंटल और टेक्निकल मेरे हिसाब से
सकता है। नेगेटिव में चार्ट ऑलरेडी नेगेटिव है ही, मौसम ने साथ दिया है कि ये मेरे को लगता है काफी अच्छा मोमेंटम नीचे साइड में इसमें देखने को मिलेगा। रेंज की अगर बात करें तो ग्लासगो की रेंज करंट प्राइस के हिसाब से अभी जो 5185 5200 की रेंज है, ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 5300 और नीचे में 5000 और 4900 ये भाव मेरे को नजर आते हैं कि 5300 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं ट्रेडर्स को बिल्कुल दिवाली का ट्रेंड लेके चलना चाहिए। नीचे में 5000 से लेकर 4900 के भाव देखने को मिल सकते हैं। वही ग्वाल्डन की अगर मैं बात करूँ 10,300 ऊपर का रेंज रहेगा, अभी लगभग 10,100 के आसपास भाव बन रही है उसकी। 10,300 के आसपास दिवाली करके चले, 10,500 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 97 तक के टारगेट जो है ग्वाल्डन। ये भी है ग्वार को लेकर। शुक्रिया अमित जी आपका, नितिन जी आपका, सुगंधा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।